कहते हैं कि पूरा सोलर सिस्टम कैसे काम करता है। मैंने अभी तक ये बताया था कि पूरे सोलर सिस्टम में दो ही चीज़ें होती हैं, सॉरी सोलर सिस्टम नहीं, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में दो ही चीज़ें होती हैं, वो है जैव और अजैव। सारे लोगों ने ये बताया कि जैव और जैव दो घटक हैं, लेकिन इस पूरे जैव और अजैव को संचालित करने वाली जो ऊर्जा है वो ग्रहीय नहीं है, वो पराग्रहीय है। इसलिए इकोसिस्टम को जब भी घटक की बात करी जाएगी तब दो तरह के घटक की बात करी जाएगी, एक ग्रहीय और दूसरा पराग्रहीय। पराग्रहीय घटक जो है वो सौर ऊर्जा देता है, सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा। इसके अलावा अन्य सूर्य की ऊर्जा के अलावा भी अन्य ऊर्जा हमें प्राप्त होती है, जैसे कॉस्मिक रेज, गामा रेज, अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है, एक्स रेज, ठीक है। तो इसमें ये सारे के सारे सूर्य से आने वाले ही एनर्जी में शामिल होते हैं। तो इस पराग्रहीय क्षेत्र से पराग्रहीय क्षेत्र से हमें सौर ऊर्जा की प्राप्ति होती है, और यह सौर ऊर्जा लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर के संचालन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर इस सौर ऊर्जा को हम हटा दें तो इन सभी का संचालन बाधित हो जाए। और आपको पता है कि अगर लिथोस्फीयर का संचालन बाधित हो जाए, एटमॉस्फेयर का संचालन बाधित हो जाए, तो अपक्षय जैसी क्रिया, समान सी क्रिया, अपक्षय विदरिंग हो पाएगी? नहीं हो पाएगी, ठीक है। और उस कंडीशन में अगर अपक्षय नहीं हुआ तो क्या नहीं बनेगा? अपक्षय का सबसे बड़ा रीजन क्या है? मृदा निर्माण। क्या है? मृदा निर्माण। तो मृदा निर्माण तो हो नहीं पाएगा। मृदा निर्माण नहीं होगा तो क्या पेड़ पौधे उगेंगे? पेड़ पौधे नहीं उगेंगे। पेड़ पौधे नहीं उगेंगे तो उन पर पलने वाले जितने शाकाहारी जीव हैं, क्या ये जीवित हो पाएंगे? ये बन पाएंगे? नहीं। तो जब पेड़ पौधे नहीं तो इसके बाद से इकोसिस्टम के आगे की जितने चेन में जितनी कड़ियां हैं वो सारी कड़ियां खत्म। इस कड़ियों को संचालित करने का आधार किसने प्रदान किया? मिट्टी ने। और मिट्टी को बनाने की प्रक्रिया किसने शुरू की? तो ये एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर के साथ होता है, क्योंकि यहाँ पर जब सन प्रभावी होता है तो मृदा का निर्माण उसके लगातार, जिसे तापीय विखंडन है ना, चट्टानें दिन में सूरज की गर्मी पाकर फैलती हैं और रात में ठंडी होकर सिकुड़ती हैं। फैलने और सिकुड़ने के चलते लगातार फैलाव और सिकुड़ा के कारण ये चट्टानें टूट जाती हैं। तो पहले तो खंड विखंडन होता है, फिर ग्रेनुलर डिकम्पोजिशन होता है, ठीक है। तो इस तरह से डिसइंटीग्रेशन के काम होते रहते हैं और इस तरह से छोटे छोटे पार्टिकल्स जो है काफ़ी लाखों करोड़ों साल में बनते हैं, ठीक है। तो मृदा निर्माण की बात हो गई। तो इसमें किसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही? सौर ऊर्जा की। ये सौर ऊर्जा इस तरह से स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल की जितनी प्रक्रियाएं हैं उन सभी प्रक्रियाओं को संचालित करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और इस तरह से भूमि, जल और वायु प्रदान करता है। और किसको? आवासीय क्षेत्र को। आवासीय क्षेत्र में जितने बायोजेनिक तत्व हैं उसको प्रदान करता है, प्रदान करते हैं और प्रभावित करने का काम करता है। इस बायोजेनिक तत्वों में कई तरह के तत्व हैं, जिसमें सबसे ज्यादा 16 तरह के तत्व हैं जिसको पौधों को जरूरत होती है, पौधे उसको प्राप्त करते हैं। इन तत्व अलग अलग मात्रा में प्राप्त करते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जल है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, फास्फोरस है, ठीक है। ये बृहद मात्रा में चाहिए। इसी तरह से अल्प मात्रा में लोहा है, मैग्नीज है, मैग्नीशियम है, जिंक है, कोबाल्ट है, मोलिब्डेनम है, ये भी चाहिए, ठीक है। ये तत्व कहलाते हैं बायोजेनिक, यानी कि इन तत्वों से जीव का निर्माण संभव होता है, ठीक है। बायोजेनिक यानी बायो का जनरेशन करने वाले, ठीक है, इसलिए ये बायोजेनिक कहलाते हैं। ये इन तत्वों की प्राप्ति कौन करता है? सबसे पहले प्राप्ति पौधे करते हैं, स्वपोषी। जितने स्वपोषी जीव हैं वो करते हैं। अब रहा सवाल कि ये ग्रहीय कारक में ये दोनों आते हैं, जैव और अजैव घटक ग्रहीय कारक है, ये पृथ्वी से जुड़े हुए हैं। सौर ऊर्जा ग्रहीय कारक नहीं है। अगर कोई कहता है कि सौर ऊर्जा ग्रहीय है तो ये गलत बोल रहा है, क्योंकि ये सूर्य से, सौर ऊर्जा की प्राप्ति सूर्य से होती है। सूर्य से ही पृथ्वी बनी है, यानी पृथ्वी एक ग्रह है और ग्रह पर स्थित जितने कारक होंगे वो ग्रहीय होंगे। ग्रह के बाहर से जो कारक आएंगे वो पराग्रहीय होंगे। तो ग्रहीय कारक में दो घटक हैं, अजैव और जैव। अजैव में स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल आते हैं, जो सूर्य ऊर्जा के साथ प्रतिक्रिया करने के बाद बायोजेनिक एलिमेंट्स का निर्माण करते हैं। क्लियर? और इन बायोजेनिक एलिमेंट्स की प्राप्ति कौन करता है? स्वपोषी जीव करते हैं। ऑटोट्रोफिक जितने हैं एलिमेंट वो करते हैं। इस ऑटोट्रोफिक में दो तरह के देखे गए, एक है फोटोसिंथेसिस करने वाले, इट मींस प्लांट्स, ठीक है। जितने फोटोसिंथेसिस फोटोग्राफ्स हैं या फोटोसिंथेसिस करने वाले हैं वो इसमें आते हैं।
ये यूजिंग सोलर रेडिएशन, ये सोलर रेडिएशन का यूज करते हैं और सोलर रेडिएशन का यूज करके भोजन का निर्माण करते हैं, भोजन का निर्माण करते हैं। इस सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में या सूर्य के प्रकाश को पाकर भोजन के निर्माण करने की क्रिया को क्या कहते हैं जी? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसी तरह से रसायन संश्लेषी केमोग्राफ्स या केमोसिंथेसिस, ठीक है, ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का यूज करते हैं, इसका ऑक्सीडेशन करते हैं और भोजन बनाते हैं। यानी ऑक्सीडेशन द्वारा अजैविक तत्वों से रासायनिक संश्लेषण विधि द्वारा भोजन निर्माण किया जाता है। तो ये दोनों के दोनों, चाहे वो प्रकाश संश्लेषी हो चाहे रसायन संश्लेषी हो, ये जैविक पदार्थों का निर्माण करते हैं, ठीक है। Origin of the organic substance such as carbohydrate, protein and fats. Carbohydrate C6H12O6 बना कैसे? तो in the presence of sunlight with the combination of CO2 and H2O, ये दोनों मिलते हैं प्लस सोलर एनर्जी के प्रेजेंस में ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और C6H12O6 बनता है प्लस O2 रिलीज होता है, नहीं तो O2 रिलीज होता है, इस तरह से कार्बोहाइड्रेट बनता है। इसी तरह से प्रोटीन भी बनते हैं और फैट्स भी बनते हैं। मैं यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात ये बता दूं कि आप एक तरफ कार्बन डाइऑक्साइड को रखिए एक जार में और एक तरफ वाटर वेपर को डाल दीजिए, कहीं कोई रिएक्शन नहीं होगा। तो सवाल है कि ये C6H12O6 बना कैसे? ये प्रकाश की उपस्थिति में तब बनता है, पौधों की पत्तियों में ग्रेना एक पार्ट होता है जो लाइट से जो सूर्य की लाइट आती है उसका एक हिस्सा कैद करके रखता है और उसी एनर्जी पर, उस लिमिटेड एनर्जी पर CO2 कॉम्बाइंड विथ H2O पार्टिकल्स, H2O मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ये CO2 जो है ये जुड़ पाता है H2O मॉलिक्यूल्स के साथ, ठीक है, इस सन एनर्जी के प्रेजेंस में, अदरवाइज ये कहीं नहीं जुड़ता है, ठीक है। और तब कहीं जाके C6H12O6 यानी कार्बोहाइड्रेट बनता है। कहने का मतलब कि कार्बोहाइड्रेट में ये सन एनर्जी का हिस्सा ट्रैप हो जाता है, बंध जाता है और यही कारण है कि जब ये कार्बोहाइड्रेट जीव इसका उपयोग करते हैं, चावल दाल रोटी आटा खाते हो ना जी, ये कार्बोहाइड्रेट है, बॉडी में चबाने के बाद पेट में जाता है, छोटी आंत से बड़ी आंत, हाँ बड़ी आंत से छोटी आंत, ये छोटी आंत में जब जाता है, ठीक है, पहले बड़ी पहले छोटी, तो छोटी आंत में जब जाता है तो वहाँ पर पूरा उसका पाचन होता है, ठीक है। इसके बाद वो लिक्विड फॉर्म में आता है और वहीं पर छोटे छोटे प्राण निकले होते हैं, वो सारे लिक्विड को चूस लेते हैं और ब्लड में डाल देते हैं, ब्लड उसको हार्ट में लाता है, हार्ट उसको सारे सेल्स में भेज देता है, ठीक है। और जब सेल के अंदर पहुंचता है ये कार्बोहाइड्रेट तो माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है और उस माइटोकॉन्ड्रिया में C6H12O6 प्लस तुम जो सांस लेते हो, इनहेल करते हो ना, O2, ये O2, यानी कि जैसे इस दोनों को आपस में मिलाओगे माइटोकॉन्ड्रिया में तो इस O2 के इफेक्ट में आकर क्या होता है, ये टूट जाता है और तब क्या बनता है CO2 प्लस H2O प्लस 36 ATP एमिनो ट्राइफॉस्फेट एनर्जी बनती है। बनती 38 ATP है लेकिन इसके बनने में 2 ATP खर्च हो जाती है, इसलिए 36 ATP एनर्जी बनती है और यही 36 ATP एनर्जी उस सेल को प्राप्त होती है, सेल काम करता है, ठीक है। और ज़्यादा मात्रा में, हाँ जब ज़्यादा मात्रा में टूटता है तो सेल से बाहर निकलता है, उसी एनर्जी को हम प्राप्त करते हैं, सारा काम करते हैं, चलना बोलना खाना पीना टहलना, जितना काम दुनिया में करते हैं इसी एनर्जी के आधार पर करते हैं। एनर्जी खींच लो सारी ताकत खत्म। कोरोना में क्या होता था, एनर्जी ही नहीं बन पा रही थी, O2 जा ही नहीं पा रहा था सेल को कि हमारी ये मतलब कार्बोहाइड्रेट सेल में टूटे और एनर्जी बने, ठीक है। तो इस तरह से ये एनर्जी बनता है, लेकिन ये बना कहाँ था, इसका निर्माण किसने किया था, प्रकाश संश्लेषी जीव। इसीलिए जितने प्रकाश संश्लेषी जीव हैं या पादप हैं इसको क्या कहते हैं, प्राथमिक उत्पादक।
क्या कहते हैं? प्राथमिक उत्पादक। क्यों कहते हैं? क्योंकि यही ऐसा है जो भोजन का निर्माण करने की क्षमता रखता है, अदरवाइज किसी के पास भोजन निर्माण की क्षमता नहीं होती है। इसके बाद जो है जीव, तो हाँ, इसको स्वपोषी कहते हैं, ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। दूसरा जीव जो है, जैव घटक में दो घटक पाए जाते हैं, दो तरह के पाए जाते हैं, एक स्वपोषी, दूसरा परपोषी। परपोषी उन जीवों को कहते हैं जो अपने भोजन की प्राप्ति के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर करें, जैसे शाकाहारी है ना, जैसे शाकाहारी। तो शाकाहारी भोजन के लिए किस पर निर्भर करता है? पादपों पर भोजन के लिए, वो पेड़ पौधों पर निर्भर करता है, कुछ चरता है, खाता है, तब उसको पचाता है और एनर्जी आता है। तो परपोषित जीवों में भी तीन तरह के होते हैं। कुछ तो प्राणी संभोगी होते हैं जो कि मुंह से भोजन प्राप्त करते हैं, आदमी है, गाय, बैल, कुत्ता, बिल्ली, भेड़, बकरी, ये सारे के सारे प्राणी संभोगी हैं। इसी तरह से दूसरी कैटेगरी है परजीवी। परजीवी में जो दूसरे जीवों पर भोजन के लिए निर्भर करता है, जैसे केचुआ, नहीं, केचुआ है ना, आंख में रहता है, तुम्हारा एक खून चूसता है, ठीक है, जो इसी तरह से जू, ये सब है ना, दूसरे जीवों पर निर्भर करता है, सीधा उसका खून चूसता है, ठीक है, ये परजीवी है। तीसरा है मृतजीवी। इस पूरे इकोसिस्टम में जितने जीवित प्राणी हैं सब मरते हैं, सब मरते हैं। मरने के बाद उनकी बॉडी को अपघटित करने का काम ये मृतजीवी करते हैं। ये तीन तरह के हैं, परपोषित जीव तीन तरह के हैं, प्राणी संभोजी, परजीवी और मृतजीवी। अब परजीवी को देख लो, परजीवी की कई कैटेगरी है। पहली है शाकाहारी। शाकाहारी को मार के खाता है कौन? मांसाहारी, ठीक है, और मांसाहारी को मार के खाता है कौन? सर्वाहारी, ठीक है। तो सर्वाहारी मांसाहारी पर निर्भर करता है, सर्वाहारी शाकाहारी पर निर्भर करता है, और यही सर्वाहारी पादप पर भी निर्भर करता है, नहीं, जैसे सर्वाहारी का उदाहरण मनुष्य, तुम खुद हो, नहीं, सब कुछ खा सकते हो क्या? तो ये हुआ तुम्हारा परपोषी में प्राणी संभोजी की कैटेगरी, ठीक है। पौधों से शाकाहारी जो है पौधों से भोजन प्राप्त करता है, इस शाकाहारी को मारकर मांसाहारी खाता है, और इसके बाद जो कैटेगरी होती है सर्वाहारी की होती है, मांसाहारी को भी खा जाता है, शाकाहारी को भी मार के खाता है, और पौधों से भी भोजन प्राप्त करता है। पौधों से जो वर्ग सबसे पहले भोजन प्राप्त करता है उसको क्या कहते हैं? प्राथमिक प्राथमिक उपभोक्ता को मारकर जो खाता है उसको मांसाहारी कहते हैं। इसको क्या कहेंगे? द्वितीयक उपभोक्ता। और इस तीनों पर जो निर्भर करता है उसको क्या कहते हैं? द्वितीयक। क्लियर? यहाँ क्लियर हो गई? ये प्राणी संभोजी की तीन कैटेगरी हैं, ठीक है। तो इस तरह से तुमने अभी तक में क्या देखा? सौर एनर्जी लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर के साथ अंतरक्रिया करती है, उसकी पूरे प्रक्रिया का संचालन करती है। उन संचालन से बायोजेनिक एलिमेंट्स का निर्माण होता है। हुआ? इस बायोजेनिक एलिमेंट के द्वारा ये ऊर्जा, सौर ऊर्जा इधर से आई, ठीक है, ये सौर ऊर्जा ही है जो आती है, इन सारे के साथ इंटरेक्शन करती है और बायोजेनिक एलिमेंट बनते हैं। ये बायोजेनिक एलिमेंट जो है मिलते हैं किसको? सबसे पहले ये बायोजेनिक एलिमेंट मिलते हैं स्वकोषी। स्वकोषी इन बायोजेनिक एलिमेंट्स के आधार पर उसका प्रकाश संश्लेषण करता है, उसका रसायन संश्लेषण करता है और क्या निर्माण करता है? जैविक पदार्थों का निर्माण करता है, ठीक है, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का निर्माण करता है। ये ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस क्या कहलाते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। इसी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा की प्राप्ति कौन करता है जी? इसकी प्राप्ति पौधों के द्वारा कौन किया? शाकाहारी। और शाकाहारी से ये आता है मांसाहारी।
मांसाहारी से आता है सर्वाहारी। और एक समय वो आता है जब सारे अपने इसको प्राप्त करने के बाद जीवन जीते हैं, खाते पीते हैं, और जीवन जी लेने के बाद सब मर जाते हैं, नहीं, एक निश्चित समय के बाद खत्म हो जाते हैं, तो उनकी बॉडी डेड हो जाती है। डेड बॉडी को अपघटित करने का काम कौन करता है? अपघटन, डिकम्पोजर, जो ये नहीं, ये डिकम्पोजर इस पूरे बॉडी को अपघटित करता है और फिर से मिट्टी में मिला देता है। यानी कि जितने एलिमेंट ये सारे एलिमेंट जो थे, ये सारे के सारे एलिमेंट इस जैविक पदार्थ के निर्माण में लगे थे, और इस जैविक पदार्थों का उपभोग पौधे ने किया, पौधे से शाकाहारी, शाकाहारी से फूड चेन की अगली कड़ी में चलता चला गया, और सब जब मर गए सारे के सारे एलिमेंट डिकम्पोज हो जाते हैं, डिकम्पोज होने के बाद निकल जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं। और एनर्जी जो सन की एनर्जी थी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स में ट्रैप हो गई थी, वो भी एनर्जी रिलीज हो जाती है। इसलिए जो ऊर्जा यहाँ पर आई, काम किया, वो एनर्जी निकल गई, नहीं, जो पराग्रही एनर्जी थी इधर से आती है, वो एनर्जी फिर बाहर निकल जाती है। इस तरह से पूरा का पूरा इकोसिस्टम जो है काम करता है। हाँ बोलो। और रासायनिक संश्लेषण जो है वो मतलब उसका एग्जांपल कौन-कौन सा है? अब बहुत सारे ऐसे जीव होते हैं जो केमिकल प्रोसेस के द्वारा भोजन बनाते हैं, ठीक है, तो जब केमिकल प्रोसेस के द्वारा बनाएंगे तो उसको हम रसायन संश्लेषण कहते हैं, नहीं, उसी को हम रसायन संश्लेषण कहते हैं। कुछ बहुत सारे पौधे, अधिकतर पौधे ऐसे ही होते हैं जो प्रकाश को मिलेगा तभी भोजन बनेगा, नहीं तो भोजन नहीं बनेगा। तो आज की क्लास यही खत्म होती है, उसको